दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। 150 के करीब बिल्कुल क्रिस्प से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपका भी पेपर एमजेपीआरयू में या किसी और यूनिवर्सिटी में है तो आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। आप अगर कमेंट करोगे तो कल सुबह हम आपको आप ये बताना मेरा पेपर कितने बजे से है, और अगर आप कहोगे सर जी नहीं मेरा 11 बजे से 12 बजे से है, तो सुबह तक आपको एक वीडियो और देंगे फाइनल, जिसमें लगभग 100 विकल्प हम लोग और कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6th सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर की यह वीडियो है। बहुत तेजी से हम लोग चलेंगे और ये पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, ताकि आप आराम से पढ़ पाए। सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है इकोलॉजी, यानी जो पारिस्थितिकी है, इसके फादर किसे कहते हैं हम लोग, तो अर्नेस्ट हेकल को इनके फादर कहा जाता है भाई। ठीक है, जो स्वाह परिस्थितिकी होती है, स्वाह माने क्या होता है, अपने आप। तो जब भी कभी हम लोग सिंगल स्पेसीज, एक ही जाति की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग स्वाह परिस्थितिकी कहते हैं भाई। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर्स का रूल कौन सा है भैया, तो जो लीबिक्स का जो लॉ होता है उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके अलावा पारिस्थितिकी में कौन कौन से फिजिकल फैक्टर हैं, भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, तो पानी है, मिट्टी है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं भाई। ठीक है, कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है, तो एनर्जी का जो पिरामिड है, यानी जो ऊर्जा का पिरामिड है, ये हमेशा सीधा होता है। उसके अलावा मेरे भाई जो भी अपरद होते हैं, फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है, अपरद वाली फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा भैया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपको जरूर मिलेगा। ये जो एक्सपोनेंशियल चरघातांकी वाला ग्रोथ का कर्व होता है उसका शेप होता है जे शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा आपको। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग समझते हो, चरने वाली जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें प्राइमरी यानी प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो एल्गी उसमें प्राथमिक उत्पादक होते हैं भाई। ठीक है, जो कार्बन साइकिल होता है, कार्बन चक्र होता है, उसमें क्या होता है, तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस यानी श्वसन की क्रिया, और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन चक्र में ही शामिल होती है। यह क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, काम करने की क्षमता होती है, 5 से 10% होती है। उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे निकालते हैं, तो भैया जितनी संख्या है जितने एरिया में, तो एरिया मतलब एरिया को भाग दे देंगे इंडिविजुअल्स, मतलब जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी, मान लिया इतना एरिया है, इसमें 100 लोग रह रहे हैं तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से चलते हैं भैया। ठीक है, उसके अलावा बात करें, सर्वाइवरशिप कर्व का यूज होता है काहे के लिए, ग्रोथ पैटर्न के लिए। सभी को पता है जो सर्वाइव करेगा उसी की ग्रोथ होगी, जो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, नहीं टिक पाएगा, वो खत्म हो जाएगा भैया। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो जो जन्म दर होती है, नेटालिटी बोलते हैं जिसे हम लोग, इसका जो जन्म दर होती है उसका मतलब क्या होता है, तो बर्थ रेट, कितने लोग पैदा हो रहे हैं उसे ही हम लोग नेटालिटी या फिर जन्म दर बोलते हैं भाई। ठीक है, कौन सा फैक्टर होता है स्पेसीज के डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव को अफेक्ट करता है, तो कौन सा होता है, वो क्लाइमेट जलवायु हो सकती है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो सकती है कि कितने अवेलेबल हैं मेरे भाई, जो रिसोर्सेज का मतलब समझते हो, सुविधाएं कितनी अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो सोशल बिहेवियर है, समाज का वातावरण है, उससे भी फर्क पड़ता है कि फैलाव कितना होगा, कोई जाति का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा होगा भाई। ठीक है, उसके अलावा उर्वरता का क्या मतलब होता है, तो कोई ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी कैसी है, उसे हम लोग कहते हैं, उसका उर्वरता बोल देते हैं, मतलब कितना अच्छे से प्रोडक्शन हो पा रहा है भाई। ठीक है, स्पेसीज रिचनेस का क्या मतलब होता है, तो एक एरिया में स्पेसीज की जो डाइवर्सिटी का नंबर है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी उतना हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, स्पेसीज रिचनेस है भाई। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, तो जो सक्सेशन होता है, जो उत्तराधिकार होता है, उसकी फाइनली स्टेबल जो स्टेज हमें मिलती है कि लगातार उत्तराधिकार उनसे उन्हें, तो जो फाइनली हम लोगों को स्टेबल स्टेज मिल जाती है, जहाँ पे जाके चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन कहाँ होता है, तो जो बेयर रॉक्स होते हैं, नंगी चट्टानें होती हैं, वहाँ पर होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई ग्रास लैंड है,
जमीन है जहां पे घास थी का फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाना, वो डेवलप होके क्या बन गई, जंगल बन गई। तो इसे हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं भाई, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी में डोमिनेंस का क्या मतलब होता है, तो डोमिनेंस का मतलब ही है सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाली स्पेसीज, यानी अधिक से अधिक क्वांटिटी में अगर स्पेसीज है तो वो डोमिनेट करेंगी। जैसे जो मनुष्य है वो सारे जितने भी जीव जंतु हैं लगभग सब पे डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और वो जंगल भी काट रहा है, आदमी भी काट रहा है, सब कर रहा है भाई, ठीक है। एसिड रेन का जो मेन सोर्स होता है क्या होता है, तो SO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन अम्लीय वर्षा का मेन सोर्स है। कौन सी बायोडायवर्सिटी टाइप जेनेटिक डिफरेंसेस को शो करती है, तो जेनेटिक डिफरेंसेस मतलब माता पिता से जो लक्षण पहुंच रहे हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसे हम लोग जेनेटिक डायवर्सिटी कहते हैं भाई, ठीक है। कौन सी डिजास्टर मेथिल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका रिसाव हो गया था भोपाल में, इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हम लोग कहते हैं। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेती है। 1986 में जो न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था उससे कौन सा डिजास्टर हुआ था, कौन सी आपदा आई थी, तो चेरनोबिल आपदा इससे आई थी भाई, ठीक है। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन का मुख्य रीजन है वो CFCS है। CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो हम लोगों का फ्रिज है, AC है, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पाए जाते हैं जो वातावरण के लिए खतरनाक है भाई, ठीक है। कौन सा रिदम है जो 24 घंटे की साइकिल में होता है, तो कौन सा रिदम है मेरे भाई, सर्केडियम रिदम जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्केडियम रिदम 24 घंटे के साइकिल पर चलता है भाई, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहां पे कोयला वगैरह जलाया जाएगा तो वहां जो ऐश मतलब क्या राख ही होगी, उड़ने वाली राख है, वही कचरा निकलेगा, वही वेस्ट निकलेगा भाई, ठीक है। कौन सा लर्निंग मेथड रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड होता है, तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसमें व्यक्ति किस तरीके से सीखता है। जैसे हमने आपको एक उदाहरण समझाया था जब इसका डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो बना रहे थे कि उन्होंने देखा कि जब जब बेल बजती थी तो कुत्ते को चॉकलेट या ब्रेड मिलते थे, ये वाला प्रयोग किया था उन्होंने, तो कुत्ता सीख गया कि जब जब बेल बजेगी गेट के पास जाना, इस तरीके की चीजें। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बेस्ड होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग भाई, ठीक है। टाइगर रिजर्व का क्या काम है, सीधी सी बात है, टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना। टॉक्सिक जो वेस्ट होता है, कचरा खतरनाक होता है, तो जैसे मेथिल आइसोसाइनेट ही है, यही खतरनाक है भाई, ठीक है। उसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करता है। धीरे धीरे उत्तेजना की आदत पड़ जाना क्या कहलाता है, हैबिचुएशन, मतलब आदत पड़ जाना, हैबिट में आ जाना मेरे भाई, ठीक है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है, तो बायो यानी जैव विविधता को कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। नेचुरल बिहेवियर जो बिना सीखे होता है, यानी जो सीखना नहीं पड़ता है, पहले से ही नेचर है, उसे हम लोग इंस्टिंक्ट यानी प्रवृत्ति बोलते हैं भैया, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं भाई। ग्रीन हाउस गैसेस में भी मेन कौन है, तो CO2 हो गया। CO2 क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे गर्मी वगैरह बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा वगैरह उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो भैया वेस्ट प्रोडक्शन को कम करना ही वेस्ट मैनेजमेंट का काम है भाई, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट का एग्जाम्पल बताओ, तो जो बायोमेडिकल से रिलेटेड जो ऑपरेशन वगैरह के बाद जो ग्लव्स होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, उन्हें हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। कौन सा रिदम लूनार फेजेस में यानी चंद्रमा से कनेक्टेड है, तो वो लूनार रिदम ही कहलाता है भाई, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेन गैस अभी आपको बताई CO2 होती है। इम्प्रिंटिंग किस प्रकार की लर्निंग है, तो जो छोटा बच्चा मम्मी से सीखता है, अर्ली लाइफ लर्निंग होती है, इनेट बिहेवियर होता है, उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रिंटिंग भाई, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, नाभिकीय रिएक्शन से निकलता है, वो यूरेनियम वगैरह होता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मेन एम क्या है, तो जो वन्य जीव संरक्षण वाले होते हैं वो क्या करेंगे, वो इंडेंजर्ड स्पेसीज, जो खतरे में प्रजातियां हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे भाई, ठीक है। कौन सा बिहेवियर लर्निंग से आता है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है, जो शास्त्रीय चीजें सिखाई जाती हैं, वो सब कैसे सीखते हैं, लर्निंग से सीखते हैं भाई, ठीक है। क्रोनोबायोलॉजी का फोकस क्या होता है, तो जो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं और जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उस पर काम करती है क्रोनोबायोलॉजी। इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है,
तो सुंदरबन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट की खासियत क्या होती है भैया, तो ये इन्फेक्शियस होगा, ठीक है, इससे संक्रमण हो सकता है, खतरनाक भी होते हैं, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट की खासियत है, ठीक है। शहर के एरिया में जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो कचरा निकल रहा है, उसका मेन कारण क्या है, तो जो हाउस होल्ड वेस्ट है, जो घरों से निकलने वाला कचरा है, वो शहरों में होने वाले कचरे का मेन सोर्स है। ओजोन डिप्लेशन में कौन सा एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डिप्लेशन का मतलब क्या, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन में टूटेगा, तो एक O देखो कम हो गया ना, तो ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल का रिजल्ट क्या होता है, अगर आप सही से इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करोगे सीवेज का, कचरे का, तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, तो सस्टेनेबल यूज, यानी जो जंगली जीव को बचाने के लिए लंबे समय तक टिकाए जा सके, ये इसका मेन प्रिंसिपल है, ठीक है भाई। उसके अलावा बात करें तो जो टाइडल या टिडल भी पढ़ देते हैं, ज्वारी है, तो ज्वार भाटा किस में आता है, समुद्र में आता है, तो जो डेली सी लेवल का चेंज होता है वो कनेक्टेड होता है टिडल रिदम से भाई, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले तो जो सॉलिड कूड़ा है उसे आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, वेस्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा। न्यूक्लियर वेस्ट की मेन प्रॉब्लम क्या होती है, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इनसे अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव रेज निकलती रहती हैं। इनेट बिहेवियर क्या होता है, तो अभी आपको बताया, जैसे जो प्रवासी पक्षी हैं वो दक्षिण की तरफ ही जाते हैं, तो ये इनेट बिहेवियर का एग्जाम्पल है। नेशनल पार्क क्या करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हॉस्पिटल में क्या कचरा होता है भैया, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ग्लव्स वगैरह यही सब होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेबोसो डिजास्टर का कारण क्या था, तो यहाँ पे भी केमिकल लीक हुआ था, इस वजह से सेबोसो डिजास्टर आपदा हुई थी भाई, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर का फेमस रिजर्व क्या है, तो सुंदरबन में टाइगर प्रोजेक्ट है भाई, ठीक है। क्रोनोबायोलॉजी का मेन काम क्या है, तो जो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं उनकी स्टडी करना होता है। टाइगर कंजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्यों है भैया, क्यों कंजर्व करना पड़ रहा है टाइगर्स को, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कंजर्व करना पड़ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट किस कैटेगरी में आते हैं, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कचरा है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो सब ई वेस्ट कहलाएंगे, ठीक है। डाईऑक्सिन रिलीज, जो डाईऑक्सिन रिलीज हुआ था वो किस आपदा से कनेक्टेड था, तो सेबोसो डिजास्टर से कनेक्टेड था भाई, ठीक है। क्रोनोबायोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो अभी आपको बताया बायोलॉजिकल रिदम्स और हेल्थ से रिलेटेड है। प्रोटेक्टेड एरिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो क्या करेंगे, जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीव हैं, ठीक है, हैबिटेट्स हैं, इन सबको कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे भाई, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट का मेन जो मतलब सरल भाषा में पोल्यूशन करने वाला न्यूक्लियर में क्या है, तो न्यूक्लियर वेस्ट में जो है वो पॉल्यूटेंट क्या है, यूरेनियम है भाई, ठीक है। यूरेनियम वही है 92 नंबर, जिसका परमाणु बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। टाइगर रिजर्व में कौन सी स्पेसीज होंगी, टाइगर रिजर्व है तो टाइगर ही होंगी भैया, ठीक। इम्प्रिंटिंग क्या होता है, अर्ली लाइफ जो लर्निंग प्रोसेस है, इम्प्रिंटिंग होता है। 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट का मेन रिजल्ट क्या था, तो यहां पर न्यूक्लियर सेफ्टी रूल में इंप्रूवमेंट किया गया इस एक्सीडेंट के बाद में भाई, ठीक है। ओजोन लेयर किस लेयर में होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। जलीय इकोसिस्टम जो होता है, जो वाटर वाला एक्वा इकोसिस्टम होता है, उसमें पोल्यूशन का मेन सोर्स होता है अर्बन सीवेज, शहर से आने वाला कचरा जो है वो जलीय प्रदूषण का मेन रीजन है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल्स, अभी आपको बताया था, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैसेस को, इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई किया गया है। प्लास्टिक बोतल सॉलिड वेस्ट में आती हैं। थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश, अभी आपको बता चुके हैं, जो उड़ने वाली राख है ये उत्पन्न होती है। मेन कॉज ऑफ थर्मल पोल्यूशन इन वाटर, वाटर में भैया थर्मल पोल्यूशन क्यों हो रहा है, तो वो हो रहा है फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े कचरे अपशिष्ट की वजह से। फर्स्ट कंट्री टू पास द फर्स्ट नेशनल लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, जंतुओं के प्रोटेक्शन के लिए पहला कौन सा देश था जिसने लॉ लाया, तो अमेरिका था, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स इज, तो जो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिटी जो भी रिजर्व करने वाली उनका है प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना ही इनका प्राथमिक उद्देश्य है। बैक्टीरिया इकोसिस्टम में क्या करते हैं, तो इकोसिस्टम में ये की बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम में मेन कंपोनेंट में आ जाएंगे बैक्टीरिया की बायोटिक कंपोनेंट में भाई, ठीक। जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है चरने वाली, वो कहां से शुरू होती है, तो उत्पादकों से यानी प्रोड्यूसर से शुरू होती है। फास्फोरस साइकिल को तलछटी चक्र या फिर सेडिमेंट्री साइकिल भी बोला जाता है। एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो एक दिशा में यानी यूनिडायरेक्शनल होता है।
हिरन जो है वो प्राइमरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर है। इम्प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये स्पेशल टाइप ऑफ लर्निंग है जो जल्दी रिपीटेड प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी होता है शुरुआत के फेज में। वैगल डांस क्या होता है, तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो एक मधुमक्खी को मतलब कुछ बढ़िया खाने पीने की जुगाड़ मिली, तो अच्छी जलवायु मिली, तो वो दूसरी मधुमक्खी को भी रास्ता बताती हैं, इन्हें हम लोग वैगल डांस बोलते हैं भाई, ठीक है। उसका टेरिटोरियल बिहेवियर जो होता है जानवरों में कॉमन होता है। पक्षियों का अपने समूह को शिकारी की चेतावनी देना कि भैया उधर मत जाना, शिकारी है, तो ये निस्वार्थता है, ठीक है, या फिर अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर इसे हम लोग कहते हैं। जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं कौन कौन से हैं, तो कांजीरंगा है, सुंदरवन है, बांदीपुर है, ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर 1992 सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए। रेड डेटा बुक क्या करती है, जो खतरे में इंडेंजर्ड और रेयर जातियां हैं उनकी जानकारी देती है। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, जहां पर उच्च प्रजाति विविधता वाले बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पे हैं और वो उच्च प्रजाति वाली हैं, इसे ही हम लोग स्पेसीज रिचनेस भी बोलते हैं। अभी ऊपर आपको पता है नंबर ज्यादा है तो उसे हॉट स्पॉट बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जे शेप्ड होता है, ऊपर भी आया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो कैरिंग मतलब क्या, ढोना, यही होता है ना। तो पर्यावरण जितना अधिकतम जीवों की संख्या को झेल सकता है, समर्थन कर सकता है, कैरिंग कैपेसिटी है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है के साथ समाप्त हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्पेसीज रिचनेस अभी आपको बता चुके हैं, नंबर ऑफ स्पेसीज कितने ज्यादा होंगे भाई कम्युनिटी में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो अंडमान निकोबार आइसलैंड में है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में, कच्छ के छोटे रण में है। एंडेमिक यानी जो स्थानिक प्रजाति होती हैं वो सारी की सारी रेड लिस्ट में आती हैं भाई, ठीक। भारत का भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि 21.71% है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। जो कशेरुकी होते हैं उसमें लुप्त होने वाली प्रजातियां सबसे ज्यादा मैमल्स की, स्तनधारियों की है भाई, ठीक है। जानवरों को प्राकृतिक आवास में ही जहां पे वो रहते हैं वहीं पे सुरक्षित कर देना वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। और इस संरक्षण अधिनियम का काम यही है, प्राकृतिक वनों की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना। उसके अलावा सतपुरा का जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है। केरल की जो साइलेंट वैली है वो भैया उनमें क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। जो WWF है यानी विश्व वन्य जीव कोष, इसका पशु चिन्ह विशाल पांडा है। वन्य जीवन कम होने का कारण आवास का विनाश होना, जंगल काटते चले जा रहे हो और जब आवास ही नहीं मिलेगा तो वन्य जीवन धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सबसे छोटा वन्य राज्य हरियाणा है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो रूस में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। गिरबन गुजरात में है। गागा से याद रख सकते हो, गिरबन गुजरात। गैस रिसाव के जो कारण मृत्यु होती है उसका पहला जो कारण होता है वो क्या होता है, दम घुटना शुरू हो जाता है, प्राथमिक कारण है। उसके अलावा UCIAL यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई। अम्लीय वर्षा शब्द दिया रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। CO2 ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है, हीट को फंसा लेती है, ताप को फंसा लेती है। ओजोन लेयर की डिके होने से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचेंगी जिससे त्वचा का कैंसर वगैरह बढ़ जाएगा भाई, ठीक। ताजमहल के पीलेपन के लिए अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, और एसिड रेन का मतलब SO2 जिम्मेदार है भाई। जो औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा का pH मान होता है तो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा मतलब pH वैल्यू 7 से कम होती है यानी 4 से 5 होती है। कार्बन साइकिल में पौधों के लिए जो कार्बन स्रोत होते हैं वो पौधों कहां से लेते हैं, तो जो वायुमंडल में CO2 होती है वहीं से लेते हैं। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल की प्रक्रिया के केंद्र में है। स्पेसीज डायवर्सिटी में कंपोनेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, मान लिया खरगोश ने घास को खाया, खरगोश को खा गया कोई और कुत्ता खा गया, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो केवल 10% ही होगा। और इसी वजह से जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, वो बहुत लंबी नहीं होती है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। तो 10%, और ये रूल किसने दिया था, तो लिंडमैन ने ये रूल दिया था। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के लिए कंपोनेंट 4 होते हैं। फास्फोरस का नेचुरल स्टोर फास्फेट जो पत्थर होते हैं, रॉक्स, वहां पे होता है। जन्म दर को दर्शाने के लिए बर्थ जो रेट है तो B को हम लोग दिखाते हैं। CO2 की वायुमंडल में सांद्रता 0.03 से 0.04% है। CO2 समृद्ध वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं तो भैया गन्ने के लिए CO2 जो है अच्छा है। जनसंख्या घनत्व में बढ़ना घटने के लिए कौन जिम्मेदार है, जन्म दर, लोग कितना पैदा हो रहे हैं
ये जनसंख्या घनत्व पे डिपेंड, मतलब इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मिट्टी की सतह का डेली टेम्परेचर किस आवास में अधिक भिन्न होता है? तो भैया रेगिस्तान में आपको पता ही है, गर्मियों में इस समय टेम्परेचर आप देख लो जाके, तो रेगिस्तान में जो सरफेस का टेम्परेचर है मिट्टी का वो काफी अलग होता है। अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता उत्पादकों को होती है। रिन्यूएबल नेचुरल ऊर्जा का संसाधन कौन है? तो बायोमास जो है वो दोबारा से मेरे भाई रिन्यू किया जा सकता है, ऐसा नेचुरल संसाधन है। जलीय पारितंत्र के ऊपरी भाग में जो जलीय पारितंत्र है उसमें नेक्टन और प्लवक पाए जाते हैं। कार्बन चक्र सीधे सूर्य से कनेक्टेड होता है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। बायोमास समझते हो, जीवों का भार, इसका पिरामिड उल्टा होता है। और वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रेजिंग इकोसिस्टम है, चरने वाला जो इकोसिस्टम है, उसमें ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड की धारणा किसने दी? तो चार्ल्स एल्टन ने दी थी। शाकाहारी जीवों को ही हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का बेस बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला समुद्र में, जंगल में, शहर में, सब जगह मिल जाती है। सबसे ज्यादा जो बायोमास होता है वो वन पारिस्थितिकी तंत्र का होता है। गहरे समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं वो डीकंपोजर होते हैं, अपघटक होते हैं भाई, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता का उदाहरण है, तो पृथ्वी पे बहुत सारी विविधता पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। स्थल मंडल फास्फोरस चक्र के लिए जलाशय का कार्य करता है। कई बार एल्यूमिनियम को रिसाइकिल किया जा सकता है, एल फॉर एल्यूमिनियम। नगर पालिका का जो ठोस अपशिष्ट होता है, MSW बोलते हैं, इसमें भोजन की बर्बादी, लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक, ये सारी की सारी चीजें नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में आ जाती हैं भाई, ठीक है। ये लगभग 152-153 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डालना है, उसे क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। जैसे ही वीडियो शेयर करेंगे ये PDF भी शेयर कर देंगे। ये सारे मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखना शुरू करिए। इसके अलावा कमेंट करिए आपका पेपर कब है, कितने बजे से है, ताकि समय होगा तो आपको 150 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा देंगे, आप और अच्छे से जाके पेपर कर पाओगे। तो जिन लोगों का भी पेपर है, गुड लक। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, PDF वहां पे दे रहे हैं। थैंक यू भाई। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत अच्छा और नया आने वाला है लगभग एक सप्ताह के अंदर। थैंक यू भाई, धन्यवाद।